हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टाइम इज़ मनी 696। तो आज हम जानते हैं कि ETF क्या होते हैं और दोस्तों ETF में निवेश करना म्यूचुअल फंड में निवेश करने से किस प्रकार भिन्न होता है यह भी समझेंगे। दोस्तों वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा, तभी आपको यह ETF का टॉपिक समझ में आएगा। चलिए ETF को जानते हैं। ETF को जानने के से पहले हम थोड़ा सा म्यूचुअल फंड को जान लेते हैं, क्योंकि यह टॉपिक अपना म्यूचुअल फंड के अंतर्गत ही आता है। म्यूचुअल फंड के अंतर्गत एक फंड मैनेजर आम जनता से पैसे प्राप्त करके उस पैसे को अपनी योग्यता के अनुसार अलग अलग कंपनियों में निवेश करता है, जिसके बदले वह एक छोटी सी राशि एज ए फीस के तौर पर हमसे लेता है। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जिसका अर्थ है कि ऐसा फंड जो किसी भी एक्सचेंज पर ट्रेड हो सके, वह ETF कहलाता है। दोस्तों ETF को समझने के लिए आप यह मान लो कि ETF एक प्रकार से शेयर ही होता है, तभी आपको यह टॉपिक बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इस प्रकार एक कंपनी IPO के माध्यम से पैसा प्राप्त करती है अपने कार्य को पूरा करने के लिए, उसी प्रकार एक म्यूचुअल फंड का मैनेजर आम जनता से पैसा प्राप्त करता है NFO के माध्यम से, जिसे न्यू फंड ऑफरिंग कहा जाता है। इस NFO के अंतर्गत वह यह बताता है कि वह किन कंपनियों में निवेश करना चाहेगा, और वह NFO के लिए पैसा प्राप्त करेगा तो उसको पहले बताना पड़ेगा कि वह स्पेसिफिक किन कंपनियों के शेयरों में निवेश करेगा और किस किस वेटेज के हिसाब से निवेश करना चाहेगा। सरल भाषा में कहा जाए तो ETF के अंतर्गत एक स्पेसिफिक इंडेक्स चयन कर लिया जाता है और यह कहा जाता है कि हम इस ETF के अंतर्गत इन स्पेसिफिक कंपनियों में ही निवेश करेंगे। बैंक निफ्टी का ETF होगा तो वह बैंक निफ्टी के जो इंडेक्स है उसी को फॉलो करेगा, और जितने शेयर उस बैंक निफ्टी के इंडेक्स में होंगे उतने ही शेयरों में वह ETF निवेश करेगा। चलिए इसको एक एग्जाम्पल की मदद से आसानी से समझ लेते हैं। एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो म्यूचुअल फंड के अंतर्गत कार्य करती है। वह अपना एक ETF का एक फंड लॉन्च करने जा रही है, जिस फंड का नाम होगा टॉप 10 प्राइवेट लिमिटेड बैंक ETF फंड। इसके अंतर्गत टॉप 10 प्राइवेट सेक्टर के बैंकों का एक इंडेक्स बना लिया जाएगा और उस इंडेक्स में यह निर्धारित कर लिया जाएगा कि किस वेटेज के हिसाब से आम जनता से जो पैसा प्राप्त किया जाएगा, किस प्रकार उसको ETF के माध्यम से लगाया जाएगा। अपने लिए गए इस उदाहरण में एक ETF फंड का मैनेजर यह तय करता है कि उसको इन प्राइवेट सेक्टर बैंकों में निवेश करना पड़ेगा और इस वेटेज के हिसाब से इसको निवेश करना है, और वह फंड मैनेजर NFO यानी न्यू फंड ऑफर के अंतर्गत इसी ETF के फंड के लिए आम जनता से पैसा प्राप्त करेगा। और आम जनता से पैसा प्राप्त करने से पहले उस फंड का एक ETF का मूल्य निर्धारित कर दिया जाएगा, जिस प्रकार हम मान सकते हैं कि अगर अपने लिए गए इस उदाहरण में अगर ETF का फंड मैनेजर यह तय करता है कि इन्हीं कंपनियों में निवेश करने पर आपको एक ETF की मूल्य 50 रुपये प्राप्त होगी। अब उस ETF में निवेश करने के कारण आपको उस 50 रुपये की वैल्यू के अंतर्गत ही इन टॉप 10 कंपनियों में इतने % के हिसाब से हिस्सेदारी प्राप्त हो जाएगी, और जिस प्रकार वह कंपनियां ग्रोथ करेगी उसी प्रकार वह 50 रुपये की वैल्यू भी उसी वेटेज के हिसाब से ही ग्रोथ करती रहेगी। ETF का सबसे प्लस पॉइंट यह होता है, जैसा कि इसके नाम से पता चल जाता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसके अंतर्गत जो 50 रुपये की वैल्यू हमें प्राप्त होती है उसको हम किसी भी एक्सचेंज के माध्यम से ट्रेड कर सकते हैं। तो इस प्रकार टॉप 10 इन कंपनियों में आपकी हिस्सेदारी एक शेयर के रूप में देखा जा सकता है, जिसे हम ETF कहते हैं। और जिस प्रकार हम किसी भी कंपनियों के शेयरों में डायरेक्ट निवेश कर सकते हैं, उसी प्रकार हम उस ETF के माध्यम से उस बनाए गए इंडेक्स के अंतर्गत उसकी वेटेज के हिसाब से ही उन कंपनियों के शेयरों में निवेश करते हैं। आप यह सोच रहे होंगे कि ETF के अंतर्गत भी शेयरों में निवेश किया जाता है, तो क्यों ना हम डायरेक्ट इन कंपनियों के शेयरों को ही खरीद लें। सामान्य शब्दों में समझा जाए तो ETF को समझने के लिए पहले उसके नाम को पढ़ना होगा, जिस प्रकार उसके नाम से ही पता लग जाएगा कि वह ETF किस प्रकार की कंपनियों में निवेश कर रहा है, और हमें यह भी ज्ञात करना होगा कि उन कंपनियों में उसकी हिस्सेदारी कितने % के हिसाब से है। तो चलिए अब जानते हैं कि म्यूचुअल फंड के अंतर्गत सामान्य रूप में किया गया निवेश और म्यूचुअल फंड के अंतर्गत ETF के अंतर्गत किया गया निवेश किस प्रकार से भिन्न हो सकता है। तो राम और श्याम दो दोस्त हैं। राम ने 10,000 रुपये का म्यूचुअल फंड में निवेश कर दिया सामान्य रूप से, और श्याम ने 10,000 रुपये के ETF ले लिए जो एक टॉप 10 प्राइवेट सेक्टर बैंकों के हैं। यहाँ पर दोस्तों राम के किए गए 10,000 रुपये के प्रति निवेश के कारण उसको 10,000 यूनिट प्राप्त हो गई, जिसका एक यूनिट का प्राइस 1 रुपये था। श्याम को उस ETF का जो 50 रुपये प्रति मूल्य का था, उसको उस ETF के प्रति 200 यूनिट प्राप्त हो गई।
अब दोस्तों यहाँ पर राम और श्याम को इकट्ठे पैसों की आवश्यकता महसूस होती है और राम अपना पैसा म्यूचुअल फंड के अंतर्गत एग्जिट मोड के लिए लगा देता है। इसी प्रकार श्याम अपना पैसा ETF के अंतर्गत एग्जिट करने के लिए डाल देता है। राम को अपना म्यूचुअल फंड के अंतर्गत डाला गया पैसा 3 या 4 दिन के बाद प्राप्त होगा और श्याम को अपना पैसा 1 या 2 दिन के अंतर्गत पूर्णतः प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों ETF खरीदने का यह बेनिफिट है आपको कि आप जिस प्रकार एक शेयर में उसके उतार चढ़ाव के कारण निवेश कर सकते हैं, उसी प्रकार आप किसी भी कंपनियों के ETF में उसके आने वाले उतार चढ़ाव के कारण उसमें निवेश कर सकते हैं। दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग के लिए जिस प्रकार एक शेयर बेहतर होता है, उसी प्रकार स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक ETF बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। देखो दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपनी के पर्टिकुलर शेयर में निवेश करते हैं तो आपको उसके प्रति एक शेयर वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार आप NFO के माध्यम से उस फंड मैनेजर को पैसा प्रदान करते हैं तो उस किए गए पैसे के प्रति आपको प्रति वैल्यू ETF प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों ETF को हम किसी भी इंडेक्स का एक शेयर के रूप में देख सकते हैं और उस शेयर को किसी भी स्टॉक एक्सचेंज के अंतर्गत ट्रेड किया जा सकता है। तो यहीं पर दोस्तों इंडेक्स के अंतर्गत किया गया निवेश आपका ETF के रूप में माना जा सकता है और इसी प्रकार इंडेक्स को छोड़कर अगर आप पर्टिकुलर उस कंपनियों में निवेश करेंगे तो उसको एक शेयर के रूप में माना जाता है। तो यहीं पर अपना टॉपिक समाप्त हो जाता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।